नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की हलचल, दुनिया भर की बड़ी खबरों पर डालते हैं सरसरी निगाह और डिटेल से भी आपको हर जानकारी देते हैं। आपको पता है दुनिया में इन दिनों किस तरह से अराजक माहौल है, कैसे एक दूसरे देश के ऊपर बुरी नजरें डाली जा रही हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों से टकराव की खबरें भी आ रही हैं। ईरान और अमेरिका में तनाव है, चीन ताइवान में तनाव है, रूस यूक्रेन में जंग है। तो इन तमाम खबरों को हम वर्ल्ड नाउ में कवर करते हैं आपके लिए। सबसे पहले जो बात होगी आज खबरों में वो है अमेरिका और ईरान की। बीते एक महीने से दोनों देशों के बीच तनातनी चरम पर है। तनाव अब कम होगी, ये उम्मीद तो जताई जा रही है। माना जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही बातचीत शुरू हो सकती है। इसके लिए तुर्की में दोनों शांति वार्ता कर सकते हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को लेकर सिर्फ 2 शर्तें रखी हैं। इससे पहले 4 शर्तों को लेकर ट्रंप ने अकड़ बना रखी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी सरेंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो क्या ईरान की ताकत के आगे, या फिर यूं कहें कि ईरान के हौसले के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदल लिया है और अब खाड़ी से अपनी सेना को डोनाल्ड ट्रंप वापस बुलाएंगे जब शांति वार्ता की कोशिश हो रही है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे कि आखिरकार ट्रंप को सरेंडर की भूमिका में क्यों आना पड़ा। पहले अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी करने की बात कही, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका की घेरेबंदी कर रखी है। ईरान ने इस बार अमेरिका को कांटे की टक्कर देने की सोच ली और इस बार अमेरिका को ईरान ने खाड़ी में घेर लिया। बताएंगे आपको डिटेल से कहां कहां अमेरिका को ईरान चोट पहुंचा सकता है, कहां कहां अमेरिका की घेरेबंदी हुई है और कैसे ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है अमेरिकी सेना को। डिटेल आपके सामने होगी। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान के प्रोटेस्ट को लेकर, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको याद होगा दिसंबर के अंतिम हफ्ते में ईरान में बहुत भयानक प्रदर्शन हुआ था। ईरान में प्रदर्शन इस कदर हुआ कि सेना को सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। जनवरी 2026 में ईरान की सड़क पर जो कुछ हुआ, दिसंबर 2025 में जो कुछ हुआ, कहते हैं वो इतिहास का सबसे काला अध्याय है ईरान का। महंगाई के खिलाफ उतरे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर IRGC ने जो कहर बरपाया, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। क्या ईरान में वाकई 36,000 लोग प्रदर्शन के दौरान मौत के घाट उतार दिए गए? क्या प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए? क्या सबूत मिटाने के लिए शव जलाए गए? ईरान में फांसी रुकवाने का ट्रंप का दावा कितना सच है, इसको भी आपके सामने डिटेल से रखेंगे, इसको भी डिकोड करेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और भारत के टैरिफ को लेकर। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न ले लिया है। ट्रंप ने टैरिफ पर यूटर्न क्यों लिया, इसके पीछे की वजह क्या है? भारत की कैसी ये बड़ी कूटनीतिक जीत है और अमेरिका कैसे भारत के इस कद के आगे त्रस्त हो गया और घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तो क्या अमेरिका को नुकसान भारी पड़ रहा था? क्या यूरोप से भारत की डील को लेकर अमेरिका डरा हुआ है? और क्या इस डील में प्रधानमंत्री मोदी धुरंधर बन गए, जिनके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर हो गए? पूरी कहानी जानेंगे आज वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ डिटेल से। एक महीने तक ईरान को धमकाने, घेरने, सैन्य ताकत दिखाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बातचीत का राग आलापे हुए हैं। वो कह रहे हैं बातचीत की मेज पर आइए, बातचीत करते हैं। तो क्या अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर हो गया है? जिस ईरान को परमाणु हथियार छोड़ो, मिसाइल कार्यक्रम बंद करो, लोगों पर अत्याचार रोको जैसी कठोर शर्तों के साथ घुटने टेकने के लिए अमेरिका ने कहा, वही ईरान अब सिर्फ 2 शर्तों पर बात करने को तैयार दिख रहा है, और वो भी अपने ही शर्तों पर, अपने ही इशारों पर। यह कूटनीतिक पलटवार सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट की भू राजनीति में ईरान की स्थिति अमेरिका से मजबूत है। चलिए आपको बताते हैं क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। ईरान के सामने क्या विकल्प बचा अमेरिका के लिए? तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लंबी जंग से बचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है, जिससे अमेरिका के सारे बेस इस वक्त ईरान की जद में। ईरान को लेकर नेतन्याहू और विटकॉफ की मीटिंग भी हुई है। अमेरिका और ईरान में बातचीत की पेशकश की जा रही है। इसी के बाद शांति वार्ता के संकेत दिए जा रहे हैं।
तुर्की में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सकती है, क्योंकि ईरान ने बार बार यही कहा है कि अगर हमला हुआ तो पलटवार इतना खतरनाक होगा जिसे शायद अमेरिका ना संभाल पाए और मिडिल ईस्ट भी ना संभाल पाए। क्योंकि पिछले 1 महीने में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हर हथकंडा अपनाया। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर के नेतृत्व में विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरानी तट के पास तैनात किया गया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को युद्ध के लिए तैयार रखा गया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त तैनाती की गई। ट्रंप की भाषा भी बहुत आक्रामक थी। ईरान को परिणाम भुगतने होंगे, हमारी सैन्य ताकत देख लो, समय समाप्त हो रहा है, जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे समझौते की उम्मीद है, बातचीत की उम्मीद है, शांति की उम्मीद है। ईरान हमसे बात कर रहा है। तो क्या यह बदलाव संयोग है, प्रयोग है? यह बदलाव कोई अचानक बदलाव नहीं है। इसका इशारा हमने बार बार आपको वर्ल्ड नाउ में दिया और आज उसको और डिटेल से समझते हैं। दरअसल इस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में ईरान की रणनीतिक दृढ़ता और क्षेत्रीय वास्तविकताओं की जो स्थिति है वो अमेरिका की मजबूरी है और इसलिए अमेरिका बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। इससे पहले अमेरिका ने शर्तें क्या रखी थी? अमेरिका की शर्त यह थी कि कोई परमाणु हथियार नहीं होगा ईरान के पास, नागरिकों पर अत्याचार फौरन बंद होने चाहिए, यूरेनियम एनरिचमेंट अगर है तो उसे खत्म करो, लंबी दूरी की मिसाइल अगर ईरान बना रहा है तो उसे बंद करें। ईरान ने इन तमाम शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया। तेहरान का साफ साफ कहना था, हम परमाणु हथियार वैसे भी नहीं बना रहे, लेकिन अपनी संप्रभुता और रक्षा क्षमता पर समझौता नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने सिर्फ 2 शर्तों पर बातचीत करने का फैसला किया है और ट्रंप ने भी माना है कि मेरी 2 ही इच्छाएं हैं, ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और वहां के लोगों को फांसी ना दी जाए। यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल कार्यक्रम दोनों अब बातचीत की मेज से गायब है। लेकिन अमेरिका की नरमी क्यों? जबकि 2 जंगी बेड़े, अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े इस वक्त ईरान के करीब है। ईरान के आसपास जितने भी आप इलाके देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, सब जगह अमेरिका के बेस है, यहां तक कि इराक में भी जो ईरान से सटा हुआ है। तो फिर आखिर इस यूटर्न के मायने क्या है? ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और तकनीक समझौता पर कोई 2 राय नहीं रखता है, वो कोई डील नहीं करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि डील कभी भी हो सकती थी, लेकिन अमेरिका गलत शर्तें थोप रहा था और ईरान सीना ताने खड़ा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की भाषा में कोई कमजोरी इस बार नहीं दिखी। ईरान ने साफ कहा कि हमें धमकी या ताकत से बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान की जमीन पर कोई हमला हुआ तो उसका कड़ा और निर्णायक जवाब मिलेगा। खामनेई ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी को निशाना बनाएगा। यह धमकी खोखली नहीं है। ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में हश्द अल शाबी और हमास का प्रॉक्सी ग्रुप नेटवर्क है। एक झटके में पूरा मिडिल ईस्ट आग के शोलों में बदल सकता है और यही बात ट्रंप प्रशासन को पता है। ट्रंप प्रशासन को एहसास हो गया कि ईरान के साथ सैन्य टकराव का मतलब है सिर्फ तेहरान पर बमबारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में युद्ध होगा और इसके कई कारण हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला जो कारण है वो होर्मुज स्ट्रेट है। होर्मुज स्ट्रेट का खतरा, दुनिया के 20% तेल परिवहन का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ईरान इसे कैप्चर कर सकता है, इसे घंटों में बंद कर सकता है। अब परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि वैश्विक तेल बाजार में भयानक हलचल, कोलाहल और कीमतें आसमान पर। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में हलचल, तहलका और अर्थव्यवस्थाएं ठप होंगी। इसलिए सहयोगियों ने इनकार कर दिया, जैसे कि यूएई ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस से मना कर दिया। सऊदी अरब और तुर्की ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए नहीं देंगे। बिना क्षेत्रीय आधार पर ईरान पर हमला करना बहुत मुश्किल है। फिर इजराइल का अलगाव भी एक बड़ा मुद्दा है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान को कुचल दे, खत्म कर दे और अपनी रिजीम वहां डाल दे।
लेकिन अरब देश इजराइल के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड की चमक जो है वो फीकी पड़ने लगी है। इसके अलावा अमेरिका को एक और चिंता, अमेरिका बहुत बड़े कर्ज में है, जैसा कि आपको पता है। और अगर एक और लंबा युद्ध अमेरिका ने शुरू किया तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उसकी कॉफिन में आखिरी कील होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में भी जाना है। अमेरिका इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो एक आध बमबारी कर दे, B-2 बॉम्बर भेज के एक आध मिसाइल गिरा दे, ये ठीक है, लेकिन एक कन्वेंशनल वॉर में जाना अमेरिका के लिए इस वक्त परमिसिबल नहीं है। उसकी जेब उसे इजाजत नहीं दे रही है, वहां की इकोनॉमी परमिट नहीं कर रही है। फिर अमेरिका और ईरान के बीच में मिस्र हैं, कतर हैं और तुर्की ने भी मीडिएटर की भूमिका निभाई है। इस हफ्ते तुर्की की राजधानी अंकारा में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हो सकती है। विटकॉफ पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और IDF चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख रखता है। अमेरिका को इजराइल को समझाना होगा कि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन तारीख तय नहीं है। रिपोर्ट की माने तो ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने का आदेश भी दिए हैं। अमेरिका ने ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भुनाने की कोशिश की। पिछले महीनों हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। ईरानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मानवाधिकार का मुद्दा बनाया और लोगों पर अत्याचार रोको को अपनी शर्तों में शामिल किया, और इसलिए दो फ्लीट ईरान की तरफ भेजे कि अगर ईरान यह अत्याचार नहीं रोकता है तो हम ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन यह दबाव काम नहीं आया। ईरान ने इसे आंतरिक मामला बताकर इसे खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलों में घुसने की कोई जरूरत नहीं और ना ही उसे घुसना चाहिए। उसे ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। तब अमेरिका ने शर्त को नरम कर दिया। अमेरिका का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा ना दी जाए। इसके अलावा ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो दशकों से विवाद का विषय रहा है। बहुत लंबे समय से अमेरिका की नजर इस परमाणु कार्यक्रम पर रही है। यह बात अलग है कि 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले 1953 में जब अमेरिकी समर्थित सरकार वहां पर बैठी थी, तब से ही, उसके बाद से ही परमाणु कार्यक्रम शुरू करा दिया था अमेरिका ने ईरान को। फिर 2015 में ओबामा प्रशासन ने JCPOA पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान ने यूरेनियम संवर्धन सीमित करने पर सहमति जताई थी। बदले में प्रतिबंध हटाए गए। 2018 में ट्रंप ने पहले कार्यकाल में इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया और मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अपनाई। इसका असर यह हुआ कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 60% तक बढ़ा लिया और हथियार ग्रेड को तकरीबन 90% तक पहुंचा दिया। और आपको पता है कि 90% अगर यूरेनियम एनरिच कर लिया जाए तो उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। कुछ सूत्र तो यह भी बताते हैं कि ईरान के पास कुछ डर्टी बॉम्ब्स हैं, जिसकी वजह से भी ईरान से अमेरिका डर रहा है। इसलिए अब ट्रंप फिर से बातचीत वाला राग अलाप रहे हैं, लेकिन वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। अब समस्या यह है कि ईरान अब कहीं मजबूत स्थिति में है, उसके पास तकनीक है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में लड़ने का हुनर है। और यहां इस बार तो ईरान अकेला भी नहीं है। रूस और चीन दोनों तेहरान के साथ खड़े हैं। रूस को ईरान से ड्रोन और मिसाइल तकनीक मिल रही है। चीन को सस्ता तेल और मध्य एशिया में रणनीतिक साझेदार मिल चुका है। ऐसे में दोनों देश अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान की रक्षा करना चाहते हैं। और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस और चीन कूटनीतिक, आर्थिक और संभवतः सैन्य समर्थन देंगे। यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ होंगे दो सुपर पावर ईरान के साथ, यानी कि रूस और चाइना, वहीं दूसरी तरफ नेटो इस युद्ध में आ सकता है अगर अमेरिका पर हमला हुआ। यानी 1 महीने की धमकी, नौसैनिक घेरेबंदी, युद्ध की तैयारी के बाद अमेरिका वहीं लौट आया है जहां से उसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। बैक टू द स्क्वायर, बातचीत की मेज पर। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अमेरिका की शर्तें कम है और ईरान का आत्मविश्वास ज्यादा है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति फेल साबित हुई है,
ईरान ने साबित कर दिया कि वो न तो आसानी से झुकने वाला है और न ही डरने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या अंकारा में होने वाली बातचीत कोई ठोस नतीजा देगी? क्या ट्रंप 2015 जैसा कोई नया परमाणु समझौता कर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ समय खरीदने की एक और कवायद है? एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट में शतरंज में, अगर मिडिल ईस्ट को एक शतरंज बोर्ड की तरह देखा जाए तो ईरान ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। मामला चेकमेट का है, शय और मात का, और मात से बचने के लिए वॉशिंगटन बहुत सावधानी से अपनी चालें चल रहा है। एक तरफ वो बातचीत का हवाला दे रहा है, दूसरी तरफ उसने सैन्य मौजूदगी भी ईरान के आसपास बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की भी कोशिश है कि अगर अमेरिका इस इलाके में ईरान से युद्ध लड़ेगा तो अमेरिका के जो सैनिक हैं, उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके जो युद्धपोत हैं, वो इस इलाके से निकलकर नहीं जाने चाहिए। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान की तरफ भेज दिया जाए, हो सकता है कि वही फैसला डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ गया हो और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगी बेड़े को कोई नुकसान ना हो और इसे वहां से निकाला जाए, जिसमें 70-75 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। देखना होगा अमेरिका की अगली चाल क्या होती है, ईरान की अगली चाल क्या होती है, और जो तुर्की में बातचीत होगी, तुर्की में बातचीत के बाद नतीजा क्या निकलता है। वैसे अमेरिका ने जितनी भी डीलें करवाई हैं सारी फ्लॉप रही हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कराने का दावा रहा हो डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे वो गाजा और इजराइल के सीजफायर की बात रही हो, वहां भी हर रोज बम बरस रहे हैं और वो सीजफायर बस नाम का ही रह गया है। इसलिए शांति वार्ता से ना अमेरिका को उम्मीद होगी, ना इजराइल को, ना तो ईरान को उम्मीद होगी। बस उम्मीद ये होगी कि बातचीत के टेबल पर कोई बात बन जाए। अगर बात नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में युद्ध तय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजकर हॉर्मुज स्ट्रेट को घेरकर वेनेजुएला से भी बड़े हमले की धमकी देकर ईरान को पटरी पर लाने की कोशिश की या ईरान को झुकाने की कोशिश की। लेकिन जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होगा। अमेरिका को ही बातचीत की मेज पर आना पड़ा। यह कहानी सिर्फ सैन्य टकराव की नहीं है, उस रणनीतिक शतरंज की कहानी है जहां ईरान ने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। आप सोचिए, ईरान जैसा देश जिसपे 1979 से सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे, 2018 के बाद 100% सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिया। इसके बावजूद वो देश अमेरिका को ललकार रहा है, खुली चुनौती दे रहा है कि दम है तो हमला करके दिखाओ। तो ईरान ने अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला? चीन और रूस की घातक हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया और प्रॉक्सी ग्रुप्स की सेना खड़ी कर दी, और सबसे बड़ी बात, दुनिया की गर्दन पर चाकू रख दिया, खास करके अमेरिका की, और हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जाने की बात कह दी। अमेरिका ने जो सैन्य तैनाती की है वो किसी युद्ध की तैयारी से कम नहीं है। सेंटकॉम क्षेत्र में इस समय कम से कम 10 अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे हाईटेक हथियार शामिल हैं। यूएसएस लिंकन की तैनाती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन खामोश शिकारी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सुपर करियर है, दुश्मनों के लिए चलता फिरता एयरबेस है। 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर रहते हैं, जिसमें F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हैं, टॉम क्रूज मिसाइल है, F-35 फाइटर जेट है, मिसाइलों से युद्धपोत लैस है, रेडी टू वॉर मोड में रहता है, परमाणु पनडुब्बियां थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। सबसे खतरनाक बात कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपने ट्रैकर्स भी बंद कर दिए हैं, यानी इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपनी लोकेशन को छिपा लिया है। अभी भी अगर आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे यूएसएस अब्राहम लिंकन लाइव लोकेशन, तो यह आपको थाईलैंड के आसपास के किसी हिस्से में दिखेगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आज की तारीख में किसी को पता नहीं है। यकीन ना आए तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। और यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। स्पीड, साइलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ईरान को पता नहीं करियर कहां है, कब हमला करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया दूसरा करियर स्ट्राइक ग्रुप भी लगभग 90 फाइटर जेट्स के साथ ईरान की तट के करीब है। रणनीति क्लियर है, ईरान को 2 तरफ से घेर लो। एक करियर फारस की खाड़ी में, दूसरा ओमान की खाड़ी में, बीच में फंसा है हॉर्मुज स्ट्रेट और ठीक किनारे पर ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यहां जो बेड़ा हमने भेजा है वो वेनेजुएला में भेजे गए टीम से बहुत बड़ी टीम है।
जरूरत पड़ी तो बहुत तेजी से घातक हमला करेंगे। लेकिन यहीं अमेरिका की पहली समस्या शुरू होती है। अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने साफ कर दिया है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हम नहीं करने देंगे। संयुक्त अरब अमीरात, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता था, जिसने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया है, वो भी ईरान की तरफ खड़ा है। उसने कहा कि हमारे एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जा सकता है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब, जो ईरान का क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी है, उसने भी यही रुख अपनाया। क्यों? क्योंकि अगर वो अमेरिका की मदद करते हैं तो ईरानी मिसाइल का सीधा निशाना रियाद हो सकता है। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस, अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट सैन्य अड्डा, भी कतर में है। लेकिन कतर ने भी साफ कह दिया है कि ईरान पर हमले का हिस्सा वो नहीं बनेगा। मिडिल ईस्ट का कोई भी देश इस जंग में नहीं जाना चाहता। वजह है खामनेई की खौफ, खामनेई का गुस्सा। और खामनेई के प्रकोप से कौन बचाएगा फिर? अमेरिका आज है, कल वापस चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? दुश्मनी तो हमेशा के लिए हो जाएगी। तो नतीजा यह निकला कि अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर पर पूरी तरह डिपेंड होना पड़ा, जमीनी एयरबेस के बिना। और इसलिए इस इलाके में लंबे समय तक युद्ध लड़ना असंभव है। F-35 और F-22 जेट्स को बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है और इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार हमले बहुत मुश्किल है। एक और बात, जो होर्मुज स्ट्रेट है, जहां पर ईरान ने अमेरिका को फंसाया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की घेरेबंदी कर रखी है। और होर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया के गले की नस कहा जाता है, खास करके दुनिया की इकोनॉमी का, समझिए कि ईरान के सामने इतना आत्मविश्वास से जो आज अमेरिका के सामने ईरान खड़ा है, उसके पीछे की एक और सबसे बड़ी वजह है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जो खाड़ी देशों से तेल निकलता है वो इसी रास्ते से होता हुआ पहुंचता है दुनिया में। ये 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री गलियारा है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। रोजाना 21 मिलियन बैरल की तेल की आवाजाही होती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान का जो तेल है सब यहीं से जाता है। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप, जापान, सबकी ऊर्जा सुरक्षा यहीं पर डिपेंड करती है। इससे पहले ईरान ने 1980 के दशक में यह कर दिखाया था। क्या हुआ था 1980 में? 1980 की कहानी क्या है जिसे ईरान दोहराना चाहता है? 1980 का ईरान इराक युद्ध, इतिहास दोहराने की तैयारी ईरान जो कर रहा है। चलिए जानते हैं इराक और ईरान के युद्ध में क्या हुआ था, जो बहुत लंबे समय तक चला था। दरअसल तेल टैंकरों पर चीनी क्रूज मिसाइल के हमले देखे गए। इसके बाद तेल लोडिंग सुविधाओं को बम से उड़ाया गया। स्पीड बोट से टैंकरों को रोका गया। होर्मुज स्ट्रेट को आंशिक तौर पर अवरुद्ध कर दिया था ईरान ने। और हां, तब ईरान के पास आज जैसी कोई तकनीक नहीं थी। आज तो स्थिति बहुत अलग है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा ड्रोन फ्लीट है, जिसे स्वॉर्म अटैक ड्रोन भी कहते हैं। ईरान ने न सिर्फ हथियार आयात किए, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल और ड्रोन तैयार भी किए। और पूरे होर्मुज स्ट्रेट के आसपास इस वक्त ईरान के हथियार की तैनाती है, जो अमेरिकी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा रही है। जिसमें पहला नाम आता है शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर। पहले यह समझिए शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर क्या है। यह पहले एक साधारण कंटेनर जहाज था, लेकिन 2022 से 2024 के बीच ईरान ने इसे ड्रोन कैरियर में बदल दिया। यह अभी बंदर अब्बास पोर्ट से 5 किलोमीटर दक्षिण समुद्र में तैनात है। होर्मुज स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर इसकी तैनाती की गई है। इसकी खासियत भी समझ लीजिए, यह ड्रोन और हेलीकॉप्टर दोनों उड़ा सकता है। कम लागत में ज्यादा मार करता है, ज्यादा गंभीर घाव देता है। अमेरिकी कैरियर की तुलना में बहुत सस्ता है, लेकिन घातक है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक कर सकता है। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ आया कि ईरान पर हमला करना आसान नहीं है। यह मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है और यह महंगा भी है। और शायद इसमें असफल होने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। इसलिए अमेरिका ने ईरान से कहा, डील करो,
बातचीत करो, बातचीत के टेबल पर आओ। ये 21वीं सदी का सबक है। ताकत सिर्फ सैन्य बजट से नहीं, रणनीति से आती है। ईरान ने इस बात को पूरी तरीके से साबित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान के एक ऐसे प्रोटेस्ट की जिसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। 21वीं सदी में ऐसे नरसंहार की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कौन है इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार? खामनेई, या फिर अमेरिका की विदेश नीति, या फिर इजराइल के मोसाद एजेंट्स, या फिर CIA? ऐसे कई सवाल हैं। सबसे पहले आप देखिए ईरान में जो हाल में प्रोटेस्ट हुए हैं उसकी तस्वीर। बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग दिखेंगे। और यहां पर लोगों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया था। प्रोटेस्ट शुरू होने, जब दिसंबर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब प्रोटेस्ट शुरू होने के कुछ दिन बाद तक ये तस्वीरें ऐसी आती रहीं, लेकिन एक हफ्ते के बाद अचानक तस्वीरें आनी बंद हो गई। तो पिछले 1.5 महीने में ईरान में क्या हुआ, इसको लेकर कई सारी बातें, कई सारे सवाल हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5 महीनों को लेकर एक रिपोर्ट आई है। एक ईरानी जर्मन पत्रकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो क्या खामनेई ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया? जवाब देंगे, आपको डिटेल से बताएंगे रिपोर्ट में क्या है। पहले तस्वीर देखिए। इन्हीं प्रदर्शन के बाद अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी शुरू की। ईरान में प्रदर्शन इस कदर हुआ कि सेना को सड़क पर उतरना पड़ा। अमेरिका ने कहा कि सेना कत्लेआम कर रही है, आम लोगों को मार रही है, इसलिए अमेरिका को यहां चार्ज लेना होगा। और अमेरिका ने अपने 2-2 जंगी बेड़े ईरान की तरफ रवाना किए, क्योंकि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक ईरान की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन कहते हैं जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान में जो कुछ हुआ वो ईरान के लिए एक काला अध्याय, काले इतिहास की तरह है। महंगाई के खिलाफ उतरे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर IRGC ने कहर बरपाया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दावा यह भी किया गया है कि प्रदर्शन के दरमियान 36,000 लोग मारे गए। तो क्या प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया? क्या सबूत मिटाने के लिए शव जलाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई फांसी रुकवाई या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई दावा कर दिया? ईरान में विपक्ष समर्थित मीडिया के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ईरान में जनवरी महीने में नरसंहार की घटना शुरू हुई। यह आंकड़ा किसी बड़े जंग से कम नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनवरी महीने में प्रदर्शन में 36,000 लोग मार दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए। यह आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है कि पहली बार में कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हम कुछ ऐसी खबर भी सुन रहे हैं। लेकिन यह फील्ड रिपोर्ट से खबर आई है, मेडिकल स्टाफ की गवाहियां हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं और पीड़ित परिवारों के दस्तावेज हैं। सब ईरान के प्रदर्शन की एक भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज, तबरीज, लगभग हर बड़े शहर में खून खराबा हुआ, सड़कें खून से लाल हो गई। ईरान के आंतरिक मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने प्रांतीय सुरक्षा परिषद को एक गोपनीय रिपोर्ट में बताया है कि मृतकों की संख्या 30,000 से अधिक है।
अलग अलग रिपोर्ट्स में आंकड़ा 27,500 से लेकर 36,500 के बीच भी बताए गए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स यानी कि IRGC ईरान की सबसे ताकतवर संस्था है, सेना से भी ज्यादा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के प्रति सीधे वफादार माने जाते हैं और ये वहां की कानून से भी ऊपर हैं और कहते हैं जनवरी 2026 में इसी IRGC का इस्तेमाल खामनेई ने ईरान के लोगों पर किया। रिपोर्ट की माने तो IRGC की अर्धसैनिक शाखा बसीज मिलिशिया को सड़कों पर उतारा गया। ये वही लोग हैं जो 2009, 2019 और 2022 के विरोध प्रदर्शन को भी कुचल चुके हैं, लेकिन इस बार पैमाना अलग था। सबसे चौंकाने वाला दावा तो यह है कि ईरान ने इराक और सीरिया के शिया मिलिशिया लड़ाकों को भी बुलाया। लगभग 5,000 विदेशी लड़ाकों को तेहरान और अन्य शहरों में तैनात किया गया। तो सवाल यह कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? जवाब यह है कि ईरानी सुरक्षा बलों के कुछ सदस्य अपने ही लोगों पर गोली चलाने में हिचक रहे थे। विदेशी लड़ाकों के लिए यह एक ऑपरेशन था, यहां कोई भावनात्मक बंधन नहीं था और न ही कोई उनके लिए हिचकिचाहट थी। अंधाधुंध गोलीबारी, भीड़ पर सीधे गोलियां बरसाई गई, छतों से स्नाइपर्स ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। गवाहों ने बताया कि घायलों को अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया गया। एम्बुलेंस रोक दिए गए, मेडिकल स्टाफ को धमकी दी गई। एक जर्नलिस्ट है, ईरानी जर्मन पत्रकार मिशेल अब्दुल्लाही। इन्होंने सोशल मीडिया पर कई दावे किए हैं और ये दावे तो पैरों तले जमीन खींच देते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी सुरक्षा बलों ने बलात्कार और म्यूटिलेशन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, यहां तक कि कई महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए, सर की खाल बालों सहित उतार दी गई, शरीर पर सिगरेट जलाने के निशान छोड़े गए, अज्ञात रासायनिक पदार्थों के इंजेक्शन दिए गए। जर्मन अखबार डाई वेल्ट ने एक गवाह का बयान प्रकाशित किया और लिखा है कि अधिकारियों ने घायल महिलाओं को कूड़े की ढेर की तरह गाड़ियों में लोड किया और कहा कि हम तुम्हें अभी नहीं मारेंगे, पहले बलात्कार करेंगे फिर मारेंगे। किरमानशाह शहर में 16 साल की एक लड़की के साथ हुई घटना को भी द गार्डियन में जगह दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि उसे डंडों से पीटा गया, यौन उत्पीड़न किया गया। सबसे भयावह यह कि शव परिवारों को लौटाए ही नहीं गए। तो क्या ईरान की सरकार ने सबूत मिटाए? आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि शासन ने सबूत मिटाने के लिए उन्हें जला दिए, यह भी दावा किया गया है। जो शव लौटाए भी गए उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में सील करके दिया गया, जिसे खोलने की इजाजत नहीं थी। यह पहली बार नहीं है जब ईरानी शासन ने महिलाओं के साथ इस तरह से यौन हिंसा का सहारा लिया। सितंबर 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत याद है आपको? अमीनी की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनका हिजाब ठीक से नहीं पहना गया था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में अमीनी को पूरी तरह टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो कोमा में चली गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अमीनी की मौत ने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया और पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ईरान में महिला जीवन स्वतंत्रता यानी कि वुमेन लाइफ फ्रीडम का नारा गूंजने लगा। हजारों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर हिजाब को जलाया, हिजाब पर विरोध जताया, खामनेई की तस्वीरें जलाई, सिगरेट पी गई, जो महिलाओं के लिए ईरान में निषिद्ध है। और तब भी सुरक्षा बलों ने वही किया जो आज की तारीख में कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की 2022-23 की रिपोर्ट्स में गिरफ्तार महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न की घटना और टॉर्चर की पुष्टि की गई। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि स्थिरता की जो स्थिति है उसकी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम लीडर अली खामनेई को तेहरान में एक विशेष अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किया गया। 85 वर्षीय खामनेई ईरान में असली शक्ति हैं। वो राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन वो सबसे ऊपर हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है। और वो आज से नहीं है, वो 1989 से खुमैनी के बाद से सुप्रीम लीडर है और हर फैसले पर उनकी अंतिम मोहर होती है। लेकिन अब उन्हें अपनी जनता से इतना डर है कि वो छिपकर रह रहे हैं। कहते हैं सिर्फ आंतरिक खतरे से बचने के लिए नहीं है, अमेरिका और इजरायली हमले की आशंका भी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तट के पास है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट तैनात कर दी गई है। जब एक देश का सर्वोच्च नेता अपने ही लोगों के बीच छिप जाए तो समझ लीजिए शासन की वैधता खत्म हो चुकी है।
खुफिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद लगभग 8,400 लोगों को फांसी दी गई है। यह आंकड़ा जनवरी 2026 का है। हालांकि ईरान इस दावे को खारिज करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने ईरान से बातचीत में सभी फांसी रुकवाई और ईरान इसके लिए राजी हो गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ईरान अमेरिका की बात मानेगा, वो भी तब जब ईरान की घेराबंदी अमेरिका ने चारों ओर से कर रखी हो। माना जा रहा है कि ईरान में फांसी नहीं रुकी है क्योंकि खामनेई अमेरिका का लोड ही नहीं ले रहे, बल्कि कुछ प्रदर्शनकारियों की फांसी पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कई राजनीतिक कैदियों को चुपचाप आज भी फांसी दी जा रही है। जेलों में आज भी हजार लोग गिरफ्तार हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं हुई है। ईरान का इतिहास भी साफ रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम होता है तो फिर वो ऐसे लोगों से निपटना शुरू करते हैं, फिर से फांसी देना शुरू करते हैं। और 2019 के प्रदर्शन के बाद भी कहते हैं ऐसा ही हुआ था। बीते 8 जनवरी से ईरान ने इंटरनेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। और हमने आपको वर्ल्ड नाउ में यह बताया था, ये सिर्फ सूचना नियंत्रण नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है। माना यह जा रहा है कि खामनेई इस प्रदर्शन को दबाने के लिए जो कुछ करना चाहते थे उसे छिपाने का, दबाने का एक तरीका है। जब दुनिया नहीं देख रही तो कुछ भी किया जा सकता है। यही हुआ। घरों में घुसकर लोगों को मारा गया, गवाहों को धमकाया गया, अस्पतालों को मना कर दिया गया कि वो गोली के घाव की रिपोर्ट करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ बंद कर दिया गया। वीपीएन भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि डीप पैकेट इंस्पेक्शन तकनीक इस्तेमाल की गई। लोग एक दूसरे से सिर्फ एसएमएस के जरिए बात कर पा रहे थे, वो भी निगरानी में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस बात की कड़ी निंदा की है। यूरोपीय संघ ने इस पर गंभीर चिंता जताई। अमेरिका ने आईआरजीसी पर कई नए प्रतिबंध लगाए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। एयर फ्रांस, केएलएम, लुफ्तांसा जैसी एयरलाइंस ने ईरान के लिए उड़ानें रद्द कर दी और ये सब सुरक्षा कारणों से था। दुनिया ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सिर्फ अत्याचार देखा है। ईरान के नरसंहार के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1988 की कहानी है, 30,000 राजनीतिक कैदियों का नरसंहार किया गया। 2009 में ग्रीन मूवमेंट का दमन कर दिया गया। 2019 में 1,500 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। 2022 में महसा आंदोलन का खूनी दमन किया गया और 2026 में कहते हैं अब तक के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया है। ये वो आंकड़े हैं जब ये पता चलता है कि ईरान ने हर बार सत्ता के खिलाफ हुए संघर्ष को ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की और इसके बाद हर बार वही रूटीन प्रक्रिया, निंदा, चिंता, बयान, यूएन के 2 वर्ड्स, 2 शब्द, 2 लाइनें, लेकिन कभी कहीं से ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं। ईरान की महिलाएं जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। ईरान में लगातार महिलाओं के साथ प्रताड़ना के मामले सामने आते रहे। ईरान में महिलाओं की स्थिति समझने के लिए बस कुछ कानून जो है उस पर आप नजर डाल लीजिए। बिना हिजाब घूमना ईरान में गैर कानूनी है। 5 से 15 साल तक की जेल है। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 13 साल है। पुरुष 1 से ज्यादा शादी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। अदालत में महिला की गवाही आधी गवाही मानी जाएगी। अगर महिला इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहती है, इंटरनेशनल टूर पर जाना चाहती है तो पिता या पति की अनुमति जरूरी होगी। ईरानी महिला से शादी करने वाले विदेशी को नागरिकता नहीं। महिलाओं को तलाक लेना लगभग इस मुल्क में असंभव है। सोचिए, यह मुल्क 21वीं सदी का एक मुल्क है जहां महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। बिना महिलाओं के तो समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती और नहीं आने वाले जनरेशन की कल्पना की जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान में महिलाएं मध्ययुगीन कानूनों में अब काल में जी रही हैं। जनवरी 2026 में ईरान में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक दमन नहीं, यह मानवता के खिलाफ अपराध है, यह नरसंहार है, यह इतिहास का एक काला धब्बा है जो कभी नहीं मिटा पाएगा ईरान। और अगर 36,000 मौतें हुई हैं तो ये संख्या नहीं है। इसमें हर एक व्यक्ति के पीछे की एक अपनी कहानी है। हर एक मारे गए इंसान के पीछे एक परिवार है, एक टूटा हुआ सपना है। हर बलात्कार के पीछे एक गंदी सोच है। ये वो तरीके हैं जिनसे एक शासन अपनी जनता को डराने की कोशिश करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने फांसी रुकवाई, जो कि एक राजनीतिक करतब से ज्यादा कुछ नहीं।
अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फेल रहे हैं। ईरान की जनता सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। और इस दरमियान दुनिया सिर्फ देखती रह गई और ईरान में हजारों लोग मारे गए, जैसे कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड नाउ में बात अमेरिका और भारत के उस डील की जिसकी चर्चा और जिसका इंपैक्ट ग्लोबल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नारे और आक्रामक टैरिफ युद्ध के बीच एक ऐसा देश जिसने ना तो शोर मचाया, न धमकियां दी, न तीखी प्रतिक्रिया दी और ना ही घुटने टेके। नाम है इंडिया, भारत। भारत ने अपनी खामोश लेकिन घातक कूटनीति से अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां ला खड़ा किया जहां वो कभी नहीं आना चाहते थे। बातचीत की मेज पर, वो भी भारत की शर्तों पर। 2 फरवरी 2026 की वो फोन कॉल इतिहास में दर्ज हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई भू राजनीतिक वास्तविकता के संकेत हैं कि भारत अब दबाव में नहीं बात करता, भारत अब बराबरी पर बैठ के डील करता है। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उनका एजेंडा क्लियर था। टैरिफ के नाम पर दुनिया भर को टेरराइज करो, दबाव में डालो और उसके बाद अमेरिका के साथ डील करो। दुनिया को अमेरिकी व्यापार की शर्तें मानने को मजबूर करना। निशाने पर भारत भी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि भारत अमेरिकी सामान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया और यह झटका था भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए। बाद में रूस के नाम पर पेनाल्टी टैरिफ लगाकर इसे 50% कर दिया गया, लेकिन भारत ने कभी जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं किया। हमने वेट एंड वॉच किया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अप्रैल 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात $8.4 बिलियन था, जो दिसंबर 2025 तक घटकर $6.88 बिलियन रह गया, यानी महीने दर महीने करीब 18% की गिरावट। हजारों नौकरियां खतरे में, लेकिन भारत ने पैनिक नहीं किया, घबराहट नहीं दिखाई। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश अमेरिका के सामने गड़गड़ा रहे थे, भारत एक अलग खेल खेल रहा था। यानी अमेरिका के चेस बोर्ड पर उसी को चेक एंड मेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो रणनीति अपनाई वो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जानी चाहिए। जब दूसरे देशों के नेता मीडिया में बयान दे रहे थे और सोशल मीडिया पर ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, भारत खामोश था, जयशंकर बिल्कुल चुप थे। लेकिन उनकी चुप्पी एक धोखा थी। पर्दे के पीछे वो लगातार मीटिंग पे मीटिंग्स को अंजाम दे रहे थे। सितंबर 2025 में यूएनजीए की बैठक के दौरान जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पहली बार टैरिफ के मुद्दे पर बात की। संदेश साफ था, भारत दबाव में नहीं आएगा, लेकिन बातचीत के लिए तैयार है। अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर आसियान समिट के मौके पर फिर से रूबियो से मुलाकात हुई। इस बार ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस तीनों सेक्टर पर चर्चा हुई। भारत ने साफ किया कि यूरोप, कनाडा, दक्षिण अमेरिका को विकल्प के तौर पर वो देखेगा अगर इतना हाई टैरिफ भारत पर लगाया जा रहा है तो। नवंबर 2025 G7 सत्र के दौरान रूबियो से तीसरी मुलाकात हुई कनाडा में। अब अमेरिका को एहसास होने लगा था कि भारत अलग थलग नहीं पड़ रहा, बल्कि नए गठबंधन बना रहा है। 13 जनवरी 2026 जयशंकर और रूबियो के बीच लंबी फोन कॉल, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस कोऑपरेशन सब पर बात हुई। भारत ने इशारा किया कि टैरिफ मुद्दा सुलझाने का यही सही समय है। 25 जनवरी 2026 जयशंकर ने अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्हें समझाया कि भारत अमेरिका रिश्ते सिर्फ व्यापार से बड़े हैं। चीन को काउंटर करना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, डिफेंस पार्टनरशिप। 29 जनवरी 2026 नए अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर से मुलाकात हुई। एक ब्रेक थ्रू का संकेत था। 2 से 4 फरवरी के दरमियान 2026 में वॉशिंगटन डीसी में जयशंकर की 3 दिवसीय यात्रा शुरू हुई। औपचारिक रूप से क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, लेकिन असल में फाइनल डील के लिए।
रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कई दौर की बैठकें हुई। 2 फरवरी 2026 को वह ऐतिहासिक फोन कॉल आया जब मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई और टैरिफ 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की यही सबसे घातक चाल थी। चाल अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे डील लॉक करना, जिसे अमेरिका में पैनिक हो, अमेरिकी थिंक टैंक में पैनिक हो, अमेरिकी इकोनॉमी में पैनिक हो। और इसी दरमियान हुआ भारत ईयू ट्रेड डील। 27 जनवरी 2026 को भारत और ईयू ने ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर किया। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इससे अमेरिका अंदर तक हिल गया, क्योंकि यहां 2 अरब लोगों का एक संयुक्त बाजार क्रिएट हो गया। 6.4 लाख करोड़ रुपए के नए निर्यात अवसर, कई यूरोपीय उत्पादों पर 0 या कम टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया। भारतीय उत्पादों को यूरोप में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली। यह डील अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका। अचानक भारत के पास अमेरिका का विकल्प आ चुका था। जो नुकसान अमेरिकी टैरिफ से हो रहा था वो दुनिया के अलग अलग देशों से फुलफिल होने लगा। हमने ब्रिटेन के साथ भी एफटीए किया, हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, हमने और कई देशों के साथ किया, हमने यूरोपीय बाजार से किया, ईयू से किया, यूरोपीय यूनियन से किया। और हमारी जो दिक्कतें थी, जो हमारा घाटा था, वो इन बाजारों से सेटल हो जाता। अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं थी, या कम के बराबर या ना के बराबर थी। यहीं से अमेरिकी व्यापारी, अमेरिकी थिंक टैंकर, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी उद्योगपतियों को घबराहट होने लगी कि भारत और यूरोप करीब आ गए, भारत कनाडा करीब आ गए, भारत चाइना करीब आ गए। अमेरिका को लगा कि अमेरिका एक बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजार से हाथ धो बैठेगा। भारत ने यहां एक और शानदार चाल चली, कनाडा के साथ संबंध सुधारना। याद कीजिए कि 2023 में हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारत कनाडा के रिश्ते किस कदर खराब हो गए थे, ट्रेड डील भी रुक गई थी। लेकिन अब कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी खुद भारत की ओर रुख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कनाडा पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है और कनाडा को भी नए बाजार चाहिए, और भारत से बेहतर बाजार आज दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। जिसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों में सुधार देखिए। मार्च 2026 में कार्नी की भारत यात्रा भी प्रस्तावित है। 25,000 करोड़ रुपए की यूरेनियम डील भी संभव है। भारत के परमाणु रिएक्टर्स के लिए भारत यूरेनियम खरीदेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। क्रूड ऑयल सप्लाई पर भी सहमति बन सकती है। और यह भी ट्रंप पर दबाव बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक था कि भारत अकेला नहीं बल्कि नए गठबंधन बना रहा है। सबसे चतुर चाल थी वेनेजुएला के तेल का मुद्दा। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन उसे अब बेचना भी है, तो अमेरिका इस तेल को कहां खपाए? रूस पहले ही ईरान और चीन पहले ही रूस और ईरान से तेल ले रहा है। ईरान के पास ऑलरेडी तेल है, रूस के पास ऑलरेडी तेल है, खाड़ी देशों के पास ऑलरेडी तेल है। तो तेल के बाजार में सबसे बड़ा खरीदार कौन रह गया? भारत। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूसी तेल छोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीदे। भारत ने इसे सौदेबाजी का हथियार बनाया। मैसेज क्लियर था, टैरिफ कम करो, भारत तेल खरीदने के लिए तैयार है, वरना हमें रूस का एक सस्ता ऑप्शन पहले से मिला हुआ है। ट्रंप की घोषणा के मुताबिक भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति दी है। बदले में अमेरिका ने रूसी तेल पर लगा अतिरिक्त 25% का टैरिफ भी हटा दिया। यह उस जीत की कहानी है जिससे पूरी दुनिया को सबक लेनी चाहिए कि जब बात कूटनीति की होती है तो मोहरे और चालें बहुत समझदारी से चली जाती हैं, वरना एक चूक और शह और मात का खेल हो सकता है। और यहां डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं कई चूक कर गए। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।